नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गोयल अगेन फ्रॉम पिम्स हॉस्पिटल उमरडा। और आज जो शख्सियत हमारे बीच मौजूद हैं वो गायनिक स्पेशलिस्ट तो हैं ही, साथ में 12 वर्ष का अनुभव रखते हैं इस डिपार्टमेंट में जिसे प्रसूता विभाग कहा जाता है। और इनके बारे में क्या कहने, मेहनती तो ये हैं ही और साथ ही साथ में इतने निडर भी हैं कि बड़े से बड़े केसेस इन्होंने बहुत आसानी से हैंडल किए हैं। मैं बात कर रहा हूँ आज डॉक्टर अर्चना शर्मा की, जो पिम्स हॉस्पिटल के गायनिक डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं और साथ ही साथ में यहाँ पर अपनी ड्यूटीज़ को बहुत मेहनत और लगन से निभा रहे हैं। और न केवल शहरी क्षेत्र की महिलाएं बल्कि गांव की कई सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी यहाँ पर आकर इनसे न केवल इलाज ले रही है, कंसल्टेशन ले रही है, बल्कि इनसे मोटिवेशन भी प्राप्त करती है। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज विफ्टी वर्ल्ड वाइड के इस एपिसोड में। और आप अपने एक्सपीरियंस या कह सकते हैं कि आप अपने बारे में अगर हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैम, आपका पूरे दिन भर में स्पेशली रूरल एरियाज़ की जो फीमेल्स हैं उनसे बहुत सामना होता है, उनका ट्रीटमेंट आप करते हो, उन्हें कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हो। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि रूरल एरियाज़ की जो लेडीज़ हैं, देखिए पढ़ी लिखी तो होती नहीं है, आज जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है कि उन्हें ये जानकारी मिल जाए, उन्हें आखिर अपनी प्रेगनेंसी के दौरान मेजर क्या क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इस वीडियो के थ्रू रियल में हम एक एजुकेट कर सकते हैं रूरल फीमेल्स को। क्योंकि देखिए, राजस्थान के जो रूरल फीमेल्स की मैं बात करूँ तो लिटरेसी रेट इज़ वेरी लो, 50% फीमेल्स ही लिटरेट है। उसके कारण क्या होता है, कई बार हम न्यूज़ में जो ऐड देते हैं या हम कई सारे प्रचार करते हैं उनको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो वो उनके थ्रू उन तक पहुंचता ही नहीं है। तो इस वीडियो से मैं उनको ये कहूँगी कि जो आपकी आंगनवाड़ी की फ़ीमेल्स हैं वो जब भी आपको विज़िट करें और आपको कुछ भी सजेस्ट करें कि ये काम आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करना चाहिए, उनको सीरियसली लें। क्योंकि आंगनवाड़ी वो एक माध्यम है डॉक्टर और प्रेग्नेंट फीमेल के बीच का, एक गायनेकोलॉजिस्ट और प्रेग्नेंट फीमेल के बीच में वो आशा कार्यकर्ताओं को हमने एक माध्यम बना रखा है। तो पहला ध्यान जो आपको रखना है कि जो आपको आंगनवाड़ी के थ्रू आयरन कैल्शियम के टैबलेट्स मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको ऐसे डब्बे में जमा नहीं करना है, उन्हें रेगुलर बेसिस में लेना है। और जब जब वो आपको टिटनेस के टीके के लिए बुलाती हैं तो ज़रूर वो लेना है। क्योंकि अगर आपने आयरन कैल्शियम या टीटी इंजेक्शन नहीं लगवाया तो बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अभी भी इंडिया में हम लोग एनीमिया को मुक्त करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। एंड एज ए गायनेकोलॉजिस्ट आई विल से कि ये है बहुत छोटी सी गोली, बट अगर आप नहीं लेती हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो आप में इतनी खून की कमी आ जाती है जिसके कारण आप एक मेजर इशू में फंस सकते हो, जिसे हम पोस्टमार्टम हेमरेज कहते हैं, जो महिलाओं के मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ का कारण है। पूरे वर्ल्ड में 50% अगर महिला मरती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो वो पीपीएच की वजह से मरती है और उसका मुख्य कारण होता है एनीमिया इन इंडिया। उसको रोकने के लिए बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, वो जो टैबलेट मिली है घर पे उसे लेना है आपको, प्लस रेगुलर बीपी चेकअप करवाना है। क्योंकि जो दूसरा कारण है प्रेगनेंसी में बीपी होना, वो भी एक बहुत सीरियस इशू है। तो इन दोनों चीज़ों को मैं आज इस वीडियो के थ्रू सजेस्ट करूँगी कि आप वो टैबलेट्स एंड अपना रेगुलर एंटीनेटल चेकअप ज़रूर कराएँ। गाँव में कई बार हम देखते हैं कि जैसे लेडीज़ हैं तो उनके घर की ही आसपास के गाँव में झोपड़ी के आसपास रहने वाले क्षेत्र की जो दाई माँ है या कोई बुजुर्गवार होती है, तो आपकी तरफ से जो इलाज चल रहा है उसके अलावा भी उन्हें सजेस्ट कर देते हैं कि तू बेटा ये खा ले या इस तरीके का लड्डू खा ले या कोई दवाई खा ले। आप मानते हैं कि ये सही है या इसका कोई ज़बरदस्त साइड इफ़ेक्ट उनको हो सकता है? हाँ, एक मेजर साइड इफ़ेक्ट मैं कहूँगी आपको मेरे एक्सपीरियंस से कि ये जो दाई माँ वगैरह होती हैं, ओके दे वे गुड, उनको भी एक कुछ हद तक अनुभव है अपने इंडिया में क्योंकि उन्होंने बहुत सारी डिलीवरीज कराई है। बट देखिए, जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं उसमें वो उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती है। जैसे एक केस होता है कि बच्चा उल्टा है। आज मैंने मेरे पेशेंट को बताया कि बेटा तेरे 9वां महीना लग गया, लेकिन बच्चे की जो पोजीशन है वो उल्टी है या आड़ी है, उसको हम सीधा नहीं कर पाएंगे, या फिर हम कर पाएंगे तो एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट अपने ओटी के ऑब्जर्वेशन में उसे एक्सटर्नल किफेलिक वर्जन बोलते हैं हम, वो प्रोसीजर करेंगे। बट वो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हैं, उनको लगता है दाई माँ हमारा बच्चा घुमा देगी। एंड यू वोंट बिलीव कि इनफैक्ट मेरे बहुत ही क्लोज जो मेड्स हैं उनके घर में ये इंसिडेंट हो चुके हैं कि वो बच्चा घुमाने गई और घुमाने के चक्कर में जो प्लेसेंटा होता है जिसे हम आवल कहते हैं वो सेपरेट हो जाती है एंड इमीडिएट बच्चे की डेथ हो सकती है।
तो प्लीज़ इस मिथ से उठ जाइए। बच्चा नहीं घूमता है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बच्चे की अगर नॉर्मल पोजीशन भी होती है तो भी अब गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटी दी है, पीएचसी है, सीएचसी है, हर मोड़ पे एक हॉस्पिटल है। जैसे पिम्स हॉस्पिटल उमाड़ा है, ये भी पूरी तरह डिलीवरी फ्री में करवाता है। तो आपको इन सब ट्रैप्स में नहीं फंसना है। जहाँ तक कुछ खाने पीने की बात है तो ये गर्म खाना, ठंडा खाना, एक तरीके से अगर आपको लगता है कि वो आपको काम कर रहा है, कोई नुकसान नहीं कर रहा है, तो आप ले सकती हो। बट दाई माँ के हाथ से डिलीवरी करवाना, दाई माँ के हाथ से बच्चा घुमवाना, वो पूरी तरह से नो हो जाना चाहिए। ग्रेट। देखा गया है कि गांव के एरियाज़ में ये जो लेडीज़ हैं उनकी कई बार नॉर्मल डिलीवरीज वैसे तो हो जाती हैं। शहरी क्षेत्र में नॉर्मल डिलीवरीज़ की जगह आजकल सिजेरियन का बहुत ज़्यादा हो चुका है। प्रसूता प्रथम महीने से लेकर आखिरी महीने तक वो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखे कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए? रियली ट्रू कि ये बात सच है कि जो एक रूरल सेक्टर की फ़ीमेल होती है उसकी नॉर्मल डिलीवरी में हमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। एंड एक अर्बन सेक्टर की फ़ीमेल को टू रीच दैट पॉइंट बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है। उसका मेन जो रीज़न है, दोनों क्लास में एक ही डिफरेंस है कि जो रूरल सेक्टर की फ़ीमेल्स होती हैं वो दे आर फिज़िकली एक्टिव, दे आर नॉट लिविंग ए सेडेंटरी लाइफस्टाइल। रूरल में मतलब वो घर के सारे काम करती हैं, खेतों में भी काम करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो बैठ के जो काम करती है, मतलब पेल्विक फ्लोर जिसका मेन रोल होता है ड्यूरिंग लेबर, वो बहुत रिलैक्स्ड रहता है। एंड दे आर मोर मोटिवेटेड ऑल्सो। लाइक अगर मैं बात करूँ पेन की, तो उनमें पेन सहने की क्षमता थोड़ी ज़्यादा होती है। एंड अर्बन सेक्टर में एक ट्रेंड आया था कि मैं पेनलेस डिलीवरी करा लूँ या मुझे बिल्कुल ही पेन नहीं चाहिए, मैं सिजेरियन करा लूँ। ऑल्दो ड्यू टू वेरियस न्यूज़ चैनल या आप जैसे जो चैनल्स होते हैं, इवन अर्बन सेक्टर की फ़ीमेल्स आजकल मेरे पास डिमांड करती है कि मैडम मैं नॉर्मल डिलीवरी ही कराना चाहती हूँ। तो उनको मेरा फर्स्ट डे से एडवाइस है, बी फिजिकली एक्टिव, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना रहिए, ऑन कीप अ ट्रैक ऑन योर वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट गेन होना चाहिए, बट एक्सेसिव वेट गेन के कारण भी हम कई बार आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा पाते, या आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ जैसी बीमारियां हो जाती, तो आप एक हाई रिस्क फैक्टर में आ जाते हो। लेकिन मेरा कहना ये है कि फिजिकल एक्टिवनेस की जहाँ तक बात करें तो मिसकैरेज भी इसका एक जो है वो साइड हो सकता है। कौन सा ऐसा महीना है जब से वो फिजिकल एक्टिवनेस रखे? और घर पे जैसे कि हमने तो देखा है गांव की लेडीज़ तो क्या है कि आप देखिए वो तगारी तोप के भी चली जाएगी, और वो क्योंकि उनको पता नहीं कॉन्फिडेंस होता है, कई बार कॉन्फिडेंस से भी उनकी जो है वो कभी मिसकैरेज नहीं होता कि मैं तो ये सब निभा लूँगी। लेकिन शहरी क्षेत्र में मैंने कई बार ऐसे केसेस सुने हैं कि मिसकैरेज हो गया क्योंकि कोई गलत वर्कआउट वाली क्लासेस में चली गई, वो योगा की ऐसी पावर योगा ऐसा कर लिया जिसकी वजह से मिसकैरेज हो गया। ऐसे भी केसेस सुनने को आए हैं, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करें? ये मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कि अगर आप रेगुलर पहले से योगा क्लासेस ले रही हो तो इट इज़ ओके, बट इसको ऐसा ट्रेंड नहीं बनाओ कि अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, नाउ आई विल गो फॉर एंटीनेटल योगा, क्योंकि करीना कपूर ने कह दिया है कि ये योगा करना है। करीना कपूर, ये लोग सब पहले से बहुत ज़्यादा योगा करती थी, इनको वो योगा की पोजिशंस आती हैं, देयर बॉडी आर यूज टू ऑफ इट। हम एकदम नए में, हमारी बॉडी में कुछ न्यू फॉरेन बॉडी आई है, उसको पहले ठहराना देना चाहिए। तो मैं, मेरे जो पेशेंट्स आते हैं पिम्स हॉस्पिटल में, उनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में डिवाइड करती हूँ। एंड उनको जो पहले शुरू के 3 महीने होते हैं उनमें ये कहती हूँ कि आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, जैसे अनुलोम विलोम कहते हैं। उससे जो आपकी ड्यूरिंग डिलीवरी, हम सबसे ज़्यादा पेशेंट्स को क्या मोटिवेट करते हैं कि बेटा गहरी गहरी सांस लो और पुश करो। सो अगर आप डे 1 से गहरी गहरी सांस लेने वाली एक्सरसाइज करते हो, इट बिकम्स वेरी ईजियर फॉर यू टू बेयर दैट पेन एंड पुश इट ईजिली। सेकेंड ट्राइमेस्टर में फिर हम वॉक सजेस्ट करते हैं अलॉन्ग विथ फ्यू बॉडी मसल रिलैक्स होने वाले योगा पोस्चर्स, जो हमने हमारे पिम्स हॉस्पिटल के बैक पेज में प्रिंट करवा रखे हैं। एंड जो लास्ट महीना होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, उस एक्सरसाइज के कुछ फीचर्स हैं। सिंपल जो फीमेल्स को मैं बोलती हूँ, स्क्वाट कर लो, डक वॉक। एंड अगर मेरे पास रूरल सेक्टर या जो लड़कियाँ घर के काम करती हैं, उनको बोलती हूँ एक रूम में बैठ के पोछा लगा लो, एंड दैट वर्क्स वंडर। अगर आप एक रूम में बैठ के रेगुलर पोछा लगाते हो, योर पेल्विक फ्लोर विल बी वेरी मच रिलैक्स्ड एंड आप बहुत अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी कर पाओगे। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। थोड़ा सा अब इस टॉपिक से हट के दूसरे टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा, इनफर्टिलिटी, स्पेशली इन विमेन। अगर मैं बात करूँ तो आपका एक छोटा सा इंट्रो वीडियो मैंने देखा था जिसमें आपने बताया था कि इनफर्टिलिटी के लिए ये केवल एक टेस्ट ट्यूब बेबी ही सोल्यूशन नहीं, हमारे पास में और भी कई तरीके के सोल्यूशन हैं। लेकिन उस वीडियो में मैं उन सोल्यूशन के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर पाया, तो आप थोड़ा सा अगर इसके बारे में बता सकें।
हाँ, इनफर्टिलिटी को मैं अपनी लैंग्वेज में कहती हूँ इट्स अ मॉडर्न डिजीज़, है ना। अगर मैं मेरी मम्मी या दादी लोगों के टाइम की बात करूँ तो उनके पूरे गांव में या उनके पूरे एरिया में एक सिंगल फीमेल मिलती थी जिसको वो कह पाते थे कि इसके बच्चे नहीं हुए। बट एट प्रेजेंट अगर आप 10 फीमेल अगर ओपीडी में आ रही है तो 3 से 4 को तो इनफर्टिलिटी है ही, या सब फर्टिलिटी बोलना चाहिए हमें, इनफर्टिलिटी की जगह सब फर्टिलिटी, मतलब कहीं ना कहीं उनकी फर्टिलिटी रेट कम है। तो IVF जो आंसर है इनफर्टिलिटी का वो बिल्कुल लास्ट आंसर है। अगर मुझे कोई बोले IVF के बारे में तो मैं ये कहूँ कि दिस इज़ अ लास्ट चॉइस, कि आपने सब कुछ अपना लिया, अब नहीं हो रहा तो हम IVF के दरवाजे पे जाएं। बट उससे पहले इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इनफैक्ट मैं पिम्स हॉस्पिटल उमाड़ा में आई एम सॉल्विंग एवरीडे इनफर्टिलिटी के केसेस एंड वी हैव अ वेरी गुड सक्सेस रेट। मैं स्टार्ट करती हूँ इनफर्टिलिटी में कि एक फीमेल को सबसे पहले क्या चाहिए बच्चा लगने के लिए, एक अच्छा एग, देन अ गुड स्पर्म क्वालिटी, थर्ड उसके ट्यूब्स अच्छी होनी चाहिए जिससे वो स्पर्म और एग फर्टिलाइज होके यूट्रस में, एंड फोर्थ इज यूट्रस शुड बी हेल्दी। एज सिंपल एज दैट। अगर मेरे पास एक कपल आता है सो आई इवैल्यूएट ऑल दिस 4 पॉइंट। अगर एक फीमेल की ओवेरियन रिजर्व या एग की रिजर्व कम है तो मैं उसे IVF क्यों भेजना। मतलब पहले एग के रिजर्व को ठीक करने के लिए वेरियस मेथड हैं, लाइक ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स हैं, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी टैबलेट्स हैं, इंजेक्टेबल्स हैं, जिससे कि हम बहुत मतलब 1 या 2 साइकिल में ही हम उनके एग बनवा देते हैं। एंड आफ्टर रूलिंग आउट कि उसका स्पर्म फैक्टर अच्छा है, ट्यूब्स हेल्दी हैं, न्यूट्रस इज हेल्दी, शी विल कंसीव इट। एंड 70% सक्सेस रेट है जब मैंने ओवुलेशन इंडक्शन दी है फीमेल्स को। एंड सेकेंड पार्ट इज स्पर्म। तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि मेल फैक्टर को थोड़ा सा समझाना अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टास्क होता है, बट हमने पिम्स में एक रूम बना रखा है, दैट इज़ अ काउंसलिंग रूम। पर्टिकुलरली जब मेल फैक्टर का मुझे छोटा सा भी रोल मिलता है तो आई टेक दैट कपल टू दैट रूम एंड आई काउंसिल देम कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, आप कंसीव कर जाओगे। स्पर्म की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट टैबलेट्स होती हैं, इनफैक्ट स्पर्म काउंट बढ़ाने की भी दवाइयाँ हैं, ठीक है। तो इफ़ योर स्पर्म काउंट इज़ लो या मोटिलिटी कम है, क्वालिटी ख़राब है, उसको हम टैबलेट फॉर्म्स में कर पाते हैं। एंड इवन इफ़ योर स्पर्म काउंट इज़ नील, तो उस कपल को भी मैं ये कहती हूँ कि IVF में भी तो आपका स्पर्म नहीं यूज़ होने वाला है, सो यू कैन चूज़ फॉर अदर ऑप्शंस जो इकोनॉमिकल हो, लाइक IUI, डोनर स्पर्म लेना है, IUI करानी, एज सिंपल एज दैट। थर्ड, कमिंग टू द ट्यूब फैक्टर, ट्यूबल फैक्टर में इट्स चैलेंजिंग ट्यूबल फैक्टर को ठीक करना, but luckily we are using all latest technology of laparoscopy. Great. I have a very good set of laparoscopy, so most of the time tubal factors को मैं laparoscopic surgeries द्वारा ठीक करती हूँ। and to tell you the truth, जो हिस्ट्रोस्कोप है जिसके थ्रू हम यूट्रस को देखते हैं, जो अपना 4th फैक्टर है, कई बार स्टार्टिंग एंड ऑफ द ट्यूब ही ब्लॉक होता है। अंदर की ट्यूब एकदम हेल्दी है, डायग्नोस्टिक लैब जब हम करते हैं, बट हम सोचते हैं यार ट्यूब तो बहुत हेल्दी है, फिर जब हम हिस्ट्रोस्कोप डालते हैं तो वहीं पे ब्लॉक है। उसके लिए एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है, कुक्स कैन्यूला, उसके थ्रू हम ट्यूबल कैनुलेशन करते हैं एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। जब ट्यूब्स खुल जाती हैं या छोटा मोटे एडिशंस होते हैं ट्यूब को, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स हम आजकल अपनी लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी से ठीक कर रहे हैं। समटाइम्स सब कुछ सही है लेकिन फिर भी बच्चा नहीं लग रहा है तो एक यूट्रस में पॉलिप होता है या कोई गांठ होती है, उसको हिस्ट्रोस्कोपी से रिमूव करो। या बच्चेदानी के 2 मुंह होते हैं, सेप्टेट होते हैं। अभी एक फ़ीमेल आई थी फ्रॉम रतलाम, आई टेल यू कि उसके जो यूट्रस था उसके भी 2 मुंह थे, जो सर्विक्स होती है बच्चेदानी का वो भी 2 मुंह की थी, एंड इनफैक्ट वजाइना भी 2 पार्ट में थी, तो दे वर नॉट इवन एबल टू डू देयर रेगुलर इंटरकोर्स। तो बच्चा लगना तो वॉज वेरी डिफिकल्ट। शी केम टू मी, हर हस्बैंड वॉज लाइक वेरी मच कंसर्न अबाउट द पेन, कि मैम इसका पेन कैसे भी चले जाए, क्योंकि जब भी मेंसेस आते हैं उसको बहुत पेन होता है। थैंक्स टू हिस्ट्रोस्कोप, वी इंट्रोड्यूस द हिस्ट्रोस्कोप, हमने वजाइना का सेप्टा को काटा, देन वी रियलाइज कि अच्छा सर्विक्स भी 2 है, सर्विक्स को काटा एंड देन यूट्रस में कंप्लीट डिवीजन था एंड वी रिमूव दैट एंड उसको एक बढ़िया सी यूट्राइन कैविटी मिल गई है। मे बी इन फ्यूचर जब मैं इंटरव्यू दूँ तो आई टेल यू कि वो कंसीव कर गई है नेचुरली। ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि पिम्स हॉस्पिटल उमरडा में ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज की डेट में अवेलेबल है। लेकिन उसके अलावा जहाँ आपने मोटिवेशन और काउंसलिंग की बात की, तो अभी रिसेंटली आमिर खान की एक मूवी आई जिसका नाम था लापता लेडीज। yes. तो उसमें एक सीन मैंने देखा था जिसमें ऐसा था कि वो बताते हैं, एक दूल्हा होता है जो कहता है कि उसने अपनी पिछली वाली जो लेडी है बच्चा नहीं होने पे उसको जला दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आप अपनी काउंसलिंग्स में ये सेशन भी रखती, क्योंकि कई बार मेल्स भी एग्रेसिव होते हैं, परिवार उसको कहता है भाई बच्चा नहीं हो रहा है तो इसको ख़त्म कर दे या इसको यहाँ से भगा दे या इसको इसके साथ कुछ बुरा कर दे, तो इसकी काउंसलिंग भी यहाँ पर आप करते हैं? हाँ ऑफ कोर्स, मतलब मैं जब अपना सेशन स्टार्ट करती हूँ विद अ कपल,
फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ध्यान यही रहता है कि आप बच्चा एक बार छोड़ दो, सोचना ही छोड़ दो, स्ट्रेस फैक्टर भी कम होगा, यू विल कंसीव मोर इजीली। एंड प्लस एक देखिए, एक अगर हम एक लाइफ में आए हैं तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि एक शादी हो गई है तो उससे बच्चा 100% आपका ही मिले, आप अडॉप्ट कर सकते हो, अदर ऑप्शंस हो सकते हैं। बट इसका पूरा टोटल ब्लेम उस फीमेल को देना एंड उस फीमेल को मतलब फिज़िकल वायलेंस का हो या उसे छोड़ देना इज़ नॉट द सोल्यूशन। क्योंकि देखिए 40% फीमेल में प्रॉब्लम होती है, 40% मेल में, एंड 20% इज़ अनएक्सप्लेन्ड। तो क्या वो फीमेल उस मेल को एग्रेसिवली ट्रीट करते हैं? नहीं करते हैं। मतलब 90% ऑफ द टाइम द फीमेल इज़ नॉट लिविंग हर मेल पार्टनर बिकॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, बट मेल का होता है। आई हैव सीन थ्रू माई काउंसलिंग सेशन, मोस्ट ऑफ द पीपल आर कन्विंस्ड कि येस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये दिमाग से निकाल देते हैं, somehow we will conceive, आप ये नेचुरल मेथड से या हमारे ट्रीटमेंट से या सर्जरी से, और एट द एंड तो फिर IVF है ही ना। और अगर IVF भी फेल हो जाए तो अडॉप्शंस तो है ही है। समवेयर इफ़ यू वांट टू जस्ट बिकम ए पेरेंट इज़ नॉट नेसेसरी यू शुड हैव ए बायोलॉजिकल चाइल्ड। आपको बस एक चाइल्ड चाहिए, दैट कैन बच्चा चाहिए जो आपके साथ रह सके। बिल्कुल। आप पिम्स हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, यहाँ पर गायनिक डिपार्टमेंट में इतनी मेहनत भी कर रहे हैं। आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि पिम्स ऐसी क्या सुविधाएं दे रहा है जो इस संभाग के अन्य हॉस्पिटल नहीं दे पा? हाँ, आई एम वेरी प्राउड टू बी ए पार्ट ऑफ पिम्स हॉस्पिटल उमाड़ा गायनिक डिपार्टमेंट की, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सालों से हूँ। एंड मैंने एक चीज़ जो हमारे पिम्स हॉस्पिटल की मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि ये मिनिमल कॉस्ट पे काम करता है। डिलीवरीज में तो ज़ीरो मतलब चार्जेस हैं। लाइक अगर आज आप आए हो मेरे पास और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो गया, टिल यू डिलीवर, और उसके बाद में भी टिल 42 डेज ऑफ योर डिलीवरी सब कुछ ज़ीरो पैसे में होगा। प्लस जो हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं यहाँ पे, दोज आर वेरी गुड। 24 घंटे ब्लड बैंक है, हाई क्वालिटी का NICU है। कई बार हमें प्री टर्म डिलीवरी यानी कि टाइम से पहले वाली डिलीवरी बच्चे करने पड़ते हैं, बहुत हाई रिस्क केसेस होते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, आई वोंट मेंशन द नेम्स, बट वो लोग रेफ़र कर देते हैं, रेफ़र कर दो, इस पे खर्चा बहुत लगेगा या इस बच्चे को NICU में इतना स्टे कराना पड़ेगा। बट पिम्स हॉस्पिटल में दैट इज़ नॉट द रूल। पिम्स हॉस्पिटल का गायनिक डिपार्टमेंट बाहर के रेफरल्स लेता है, ना कि यहाँ से कोई पेशेंट को रेफ़र करता है। हम पूरे राजस्थान के जो साउदर्न राजस्थान डिस्ट्रिक्ट है उसके रेफर्ड केसेस ट्रीट करते हैं। प्लस MP बेल्ट को भी हम बहुत ही अच्छे से टैकल करते हैं। MP बेल्ट में मतलब अभी तो मैंने कुछ ऐसे पेशेंट भी डिलीवर किए जो 2-2, 2.5 महीने से यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रह रहे थे। उनकी बहुत हाई रिस्क वो थी प्रेगनेंसीज, एंड वी हैव गिवन देम सक्सेसफुल रिजल्ट्स, क्योंकि 24 घंटे का जो NICU फैसिलिटी। वन मोर थिंग आई कैन से इज दैट पिम्स हॉस्पिटल उमाड़ा शायद मैक्सिमम नंबर ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज करता है। वी आर डूइंग पर मंथ मोर देन 100 लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, एंड हम वो केसेस भी कर रहे हैं जो लोग कह रहे हैं कि एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज़ लाइक एंडोमेट्रियोसिस है, पेक्टोपेक्सिस मतलब प्रोलैप्स के केसेस को बिना यूट्रस निकाले, अगर पहले किसी के बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ है और फिर वो खिसक जाता है रास्ता, उसको भी हम लेप्रोस्कोपिक द्वारा, लेप्रोस्कोपिक सैक्रोपेक्सी। कई के साथ एक मिसफॉर्चून होता है कि वो ट्यूबल लाइगेशन करा लेते, मतलब नसबंदी करा लेते हैं, और फिर उनके घर में जो मेल चाइल्ड था वो एक्सपायर हो गया या फीमेल की दूसरी शादी हो गई, उसको भी हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेप्रोस्कोपी से रीकैनलाइजेशन बोलते हैं उसे, वो कर देते हैं एंड वेरी गुड सक्सेसफुल रेट के साथ। सो आई थिंक सो दैट इज़ आवर TRP फर्स्ट, मीन्स वी आर गिविंग आवर सर्विसेज एट नो कॉस्ट। एंड अगर कुछ सर्जरी के चार्जेस भी हैं, दे आर सो अफोर्डेबल। इफ़ आई मेंशन में अगर यहाँ बताऊँगी तो आपको लगेगा अच्छा इतने रुपए में तो हमारी पूरी जांचें ही नहीं हो सकती है। मैडम कह रही हैं कि दूरबीन से वो ये ऑपरेशंस कर रही है, मतलब इतना सस्ता हमारे यहाँ पे इलाज है। एंड दैट इज़ ग्रेट टीम वर्क। 24/7 आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट मिलना, 24 घंटे एक ट्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट, पूरे टाइम ट्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट ऑन फ्लोर लेबर रूम में अवेलेबल रहता है। ऑन फ्लोर मीन्स लाइक कि शिफ्ट ड्यूटीज़ में नॉट इवन 30 मिनट्स का गैप होता है कि जब एक गायनेकोलॉजिस्ट नहीं मिलती है। एंड मी बीइंग अ सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट मैं इस कैंपस में ही रहती हूँ, पिम्स हॉस्पिटल में ही। सो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसीज और लाइक किसी को ये है कि मैडम का वो आना है, सो वी आर प्रोवाइडिंग देम
एवरीथिंग। हाँ, इतना सेंसिटिव डिपार्टमेंट है तो होता क्या है कि कई हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है कि रात का वक्त हो गया, 2 बजे हैं, तो गायनिक डिपार्टमेंट में अचानक कोई इमरजेंसी आ गई तो उस वक्त पर डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं होता। स्टाफ मतलब ऐसा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू मेंशन कि लाइक स्टाफ है वो इन्फॉर्म कर रहा है कि मैडम ये पीवी फाइंडिंग है, अब आप आ जाइए। उनके आने तक बच्चे डिलीवर हो जाते हैं, फिर मिसफॉर्च्यून्स होते हैं। बट पिम्स में मतलब 0 एरर रेट है इसकी, बिकॉज 24 घंटे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट जो पेशेंट को डील करेगा वो नर्सिंग स्टाफ नहीं डील करेगा, वो डीलिंग ही स्टार्ट होगी विद द डॉक्टर टिल दी फुल ट्रीटमेंट ऑफ दैट पेशेंट। वेरी नाइस। तो ये थे डॉक्टर अर्चना शर्मा, और इनकी एक बात आज मुझे बहुत अच्छी लगी जो इन्होंने बताया कि कपल्स की काउंसलिंग जो ये लेते हैं, मतलब देखिए इतना टफ शेड्यूल होते हुए भी ये एक वक्त इसके लिए भी निकालते हैं कि कुछ मिसफॉर्चून सिर्फ डिलीवरी में ही नहीं या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं, बल्कि उनके दिमाग में भी कोई मिसफॉर्चून ना हो जाए या कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो ऐसा ना हो कि कपल में जो मेल है वो फीमेल के साथ कुछ अब्यूज़ कर रहा है या उसके साथ कुछ कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि वो बेचारी जो प्रसूता है वो इतनी घबराई हुई है कि हो सकता है उसके बेबी जो है वो बर्थ होते टाइम कोई प्रॉब्लम हुई, तो वो इस चीज़ से घबराई हुई है कि देखो अब मैं गाँव जाऊँगी तो क्या होगा। तो उस चीज़ में भी काउंसलिंग भी ये प्रोवाइड करते हैं, ये मुझे अच्छा लगा। इनसे फिर मुलाकात होगी 50 के इस एपिसोड में। मैं अब अलविदा लेता हूँ और एक बार फिर मिलना होगा कुछ केसेस के साथ डॉक्टर अर्चना शर्मा से। थैंक यू।